नमस्कार दोस्तों, मैं रवि व्यास आप सभी का वशिष्ठ प्राइवेट आईटीआई के ऑनलाइन पोर्टल पे स्वागत करता हूँ। आज अपने डीसी जनरेटर में आज से जो भी डीसी जनरेटर में अपने पढ़ेंगे वो निम्मी की जो बुक है आपके आईटीआई में जो लगती है, निम्मी की बुक है, उसके अकॉर्डिंग सिलेबस अपने स्टार्ट करेंगे। कई कमेंट आए अपने पास कि सर जो अपने को जो है आप जो जनरेटर करवा रहे हैं उसको निम्मी के बुक के हिसाब से करवाएं। और एक चीज़ और आई थी मेरे पास रिक्वेस्ट बच्चों की कि आप ज़्यादा जो है हिंदी के वर्ड का जो है यूज़ करें। तो आज अपने निम्मी के पैटर्न पे चलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि जो भी शब्द अपने बोलें वो हिंदी में अपने बोलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्व उत्तेजित जो जनरेटर थे, स्व उत्तेजित जनरेटर था जिसे अपने बोले थे क्या, सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। ये पढ़ चुके हैं अपने। स्व उत्तेजित जनरेटर थे, सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर, वो कितने टाइप के थे? 3 टाइप के थे। कौन से? शंट, फिर सीरीज और फिर कंपाउंड। हिंदी में देखें, शंट का शंट ही होगा, सीरीज का श्रेणी और कंपाउंड का संयुग्म में बोल दो। मतलब सीरीज और शंट को जब मिला देते हैं तो क्या बन जाता अपना? कंपाउंड जनरेटर बन जाता। तो ये 3 टाइप के थे। तो आज जो अपने इस वीडियो में देखेंगे कि जो शंट जनरेटर है उसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो क्या रहेगी। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब आज इस वीडियो में अपने देखेंगे कि शंट जनरेटर का अभिलाक्षणिक वक्र। अभिलाक्षणिक वक्र, अभिलाक्षणिक वक्र का मतलब क्या होता है पहले वो देखें कि जब जनरेटर जो है नो लोड से फुल लोड तक, जब उस पर कोई लोड नहीं होगा या लो लोड होगा, उससे लेकर पूर्ण लोड तक जो है, पूर्ण भार तक जब जनरेटर को चलाएंगे अपने, तो उसके वोल्टेज जो ईएमएफ प्रेरित होगा, उसमें इंड्यूस होगा ईएमएफ जो है, उस प्रेरित विद्युत वाहक बल में क्या कमी आएगी, क्या क्या फैक्टर, क्या क्या चीज़ें उसको जो है जो अफेक्ट करेंगी। अफेक्ट का मतलब क्या क्या चीज़ें उस जो प्रेरित ईएमएफ है, क्या क्या चीज़ें उस प्रेरित विद्युत वाहक बल को, प्रेरित विद्युत वाहक बल या ईएमएफ को जो है इसके ऊपर असर डालेंगी, प्रभाव डालेंगी, उसका अध्ययन जो है उसके बारे में जो टोटल जानकारी अपने किससे लेंगे? इस कैरेक्टरिस्टिक जो है अपनी किसकी, अपने डीसी शंट जनरेटर की। तो आज अपने पढ़ेंगे डीसी शंट जनरेटर को। डीसी शंट जनरेटर में कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? अभिलाक्षणिक वक्र। अभिलाक्षणिक वक्र क्या होता है कि जब जनरेटर को नो लोड या लो लोड से पूर्ण भार की तरफ चलाते हैं तो उसका जो जनरेटेड या प्रेरित ईएमएफ है उस पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, वो कितना कम होता है, अगर कम होता है तो या ज़्यादा होता है, उन सब चीज़ों का जो अध्ययन है वो कौन बताता है? अभिलाक्षणिक वक्र बताता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का अपना, जो क्या, अभिलाक्षणिक वक्र। तो आज स्टार्ट करेंगे अपने किसका? शंट जनरेटर से। पहला शंट जनरेटर। तो किसी भी जनरेटर की जब अपने अभिलाक्षणिक वक्र बनाते हैं, किसी भी जनरेटर का अभिलाक्षणिक वक्र बनाते हैं तो पहले तो शंट जनरेटर दिखता कैसा वो अपने देखें, पहले किया हुआ है लेकिन आज थोड़ा सा इसको रिपीट कर लेते हैं। ये क्या था? आरएसएच शंट जो है फील्ड अपनी, ये क्या है? शंट फील्ड। इसमें क्या थे? तारे क्या थी? पतली थी, पतली तार और घेरे की संख्या जो है वो ज़्यादा।
घेरों की संख्या ज़्यादा, सही है। और इसका रेजिस्टेंस प्रतिरोध कितना था अपने, लगभग अपने बात करें तो 50 ओम से लेकर 300 ओम के बीच में, 50 ओम से 300 ओम के बीच में इसका प्रतिरोध था। हाई जो है उच्च प्रतिरोध होता है, पतली तार यूज़ की जाती है। क्यों? उच्च प्रतिरोध होने के कारण यहाँ से क्या निकली, आईए करंट, आर्मेचर करंट निकली, तो लोड पे गई लोड करंट, और शंट फील्ड पे गई शंट करंट गई ना। तो जब इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो इस पे करंट की वैल्यू क्या होगी, कम, क्योंकि जहाँ भी रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है वहाँ करंट क्या रहेगी, कम। तो ये लो करंट रेटिंग के लिए बनाई जाती है। ये जो है शंट फील्ड है वो लो मतलब निम्न, हाँ पूरा हिंदी में ही चलेंगे, निम्न लो निम्न धारा रेटिंग की होती है ये। कारण कि रेजिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण करंट जो है वो क्या है, लो करंट इसमें फ्लो होती है। जब करंट की वैल्यू कम है तो तार मैं पतली यूज़ कर सकता हूँ। घेरों की संख्या ज़्यादा क्यों करी, ताकि मेरा जो है फील्ड का जो फ्लक्स है, फील्ड का जो फ्लक्स है वो क्या हो, ज़्यादा आ जाए, ज़्यादा मिले अपने को। तो ये बेसिक चीज़ें थी, पहले भी पढ़े, पिछले वीडियो में अपन डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हैं तो एक बार दोबारा रिवाइज हो जाएगा कि जो शंट जनरेटर है उसमें क्या आर्मेचर से क्या है, आर्मेचर करंट निकली, ये दोनों दो पाथ मिले इसको, तो एक करंट जाएगी किधर, लोड करंट, लोड की साइड में, एक जाएगी फील्ड की साइड में। फील्ड कैसी थी, 50 से 300 ओम के आसपास इसका रेजिस्टेंस था, हाई रेजिस्टेंस है, घेरों की संख्या ज़्यादा है, और तार जो है पतली यूज़ की जाती है। पतली तार इसलिए क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण क्या है, करंट यहाँ जो शंट फील्ड करंट है वो क्या होती है, कम होती है। क्यों कम रखी जाती है अपने को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा करंट कहाँ चली जाए, लोड पे चले जाए, क्योंकि काम तो कहाँ करना है अपने को, सारा चीज़ जो है अपना जो परफॉर्म करेंगे वो कहाँ करेंगे, लोड के ऊपर करेंगे। घेरों की संख्या ज़्यादा क्यों रखते हैं, ताकि फील्ड फ्लक्स जो है अपने को क्षेत्र जो है, क्षेत्र फ्लक्स जो है वो अपने को ज़्यादा मिले। ठीक है, तो ये इसका जो है बेसिक डायग्राम था। ये यहाँ वाली चीज़ें मैं इसकी हटा दूँ। अगर कोई दिखाना चाहे तो यहाँ प्राइम मूवर आप लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ आप प्राइम मूवर आप लगा सकते हैं। ठीक है, अब क्या करें अपने, इसमें आईए बराबर कितनी है, आईए बराबर कितनी है, इन दोनों का जोड़ IL प्लस ISH। अब करना क्या अपने को, किसी भी शंट जनरेटर हो, चाहे सीरीज जनरेटर हो, और चाहे कंपाउंड जनरेटर हो, अगर किसी का भी अभिलाक्षणिक वक्र बनाना है तो 3 अभिलक्षण आपको पता होने चाहिए। कौन कौन से 3 अभिलक्षण है वो, पहला होगा ओपन सर्किट अभिलाक्षणिक वक्र, जिसे OCC, ओपन माने खुला, सर्किट माने परिपथ, और कैरेक्टरिस्टिक माने अभिलाक्षणिक वक्र। तो पहली होती है OCC, O माने ओपन, C माने सर्किट, और C माने कैरेक्टरिस्टिक, खुला परिपथ जो है अभिलाक्षणिक वक्र पहला। दूसरा क्या रहेगा, अपने को बढ़ाना पड़ेगा ICC, इंटरनल सर्किट कैरेक्टरिस्टिक, ICC। लिखना चाहो तो इंटरनल मतलब आंतरिक, इंटरनल मतलब आंतरिक परिपथ, ये ICC याद रखना पड़ेगा, इसलिए पहले फुल फॉर्म बताइए और उसके बाद हिंदी में क्या है वो बता रहा हूँ उनको आपको। आंतरिक परिपथ जो है अभिलाक्षणिक वक्र। तीसरा जो है अपने को ड्रॉ करना पड़ता है इसमें ECC, ECC का मतलब एक्सटर्नल सर्किट कैरेक्टरिस्टिक, एक्सटर्नल का मतलब बाह्य परिपथ अभिलाक्षणिक वक्र। तो अपन ने देखा
कि पहले मैंने देखा शंट जनरेटर के अभिलाक्षणिक वक्र बनाने हैं, तो थोड़ा सा बेसिक मैं वापस जो है पीछे वाले वीडियो में गया, उसमें देखा मैंने कि जो पहले भी अपने करा चुके हैं, फ्लैशबैक में गया कि मैंने देखा कि ये जो जनरेटर ऐसा था, ये शंट फील्ड थी, ये आर्मेचर था, ये प्राइम मूवर है और ये मेरा लोड है, कैसे कैसे करंट जाती है। और ये जो शंट है अपना, जो ये शंट फील्ड है, तो शंट क्षेत्र है, इसमें क्या होता है कि जो धारा जो है वो कम आती है। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस हाई होता है, नंबर ऑफ टर्न्स जो है घेरों की संख्या ज़्यादा होती है और तार जो है वो पतली होती है। तो ये सब देखने के बाद मैंने देखा कि किसी भी चीज़ का अभिलाक्षणिक वक्र बनाना है तो ये 3 चीज़ें अपने को बनानी पड़ती है। कौन कौन सी? ओपन सर्किट खुला परिपथ जो है अभिलाक्षणिक वक्र, फिर इंटरनल सर्किट कैरेक्टरिस्टिक ICC आंतरिक परिपथ अभिलाक्षणिक वक्र, और तीसरा जो है ECC एक्सटर्नल सर्किट जो है परिपथ जो है आपको अभिलाक्षणिक वक्र है, दिख रहा है इसमें। इनको बनाने के बाद में अब ये किस किस के बीच में बनेगी वो देखें अपने। अगर तो ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक जो है, ओपन सर्किट का मतलब जब लोड नहीं लगा होगा, डायग्राम में समझते जाओ, फिर इसको बनाएंगे अपने। डायग्राम आपने समझ लिया तो आपके लिए जो अभिलाक्षणिक वक्र है वो हार्ड नहीं रहेगा। ओपन सर्किट का मतलब लोड कनेक्टेड नहीं है। ओपन सर्किट का मतलब क्या हुआ? लोड कनेक्टेड नहीं है। तो जब यहाँ से अपना प्राइम मूवर घुमा, फ्लक्स जनरेट हुए, आर्मेचर करंट निकली, तो लोड तो है ही नहीं, तो इसका मतलब सबसे पहले जनरेट क्या हुआ? E0 EMF तो जनरेट हो गई। क्यों? क्योंकि आर्मेचर जो रेजिजुअल मैग्नेटिज्म जो अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण क्या होगा? वोल्टेज बनेगी। वोल्टेज बनेगी तो ये फील्ड जो है अपनी, जो ये क्षेत्र कुंडलन है, ये फील्ड वाइंडिंग जो अपनी, ये क्या होगी? ये उत्तेजित होगी। उत्तेजित होने के बाद क्या होगा? ये फ्लक्स अपने को बना के देगी, और उस फ्लक्स को प्राइम मूवर क्या है? काटेगा, और प्राइम मूवर फ्लक्स को काटने के कारण क्या होगा? आर्मेचर धारा जो अपनी है वो जनरेट होगी। तो यही आर्मेचर धारा जो क्या करेगी? आगे जो सर्किट में वापस यहाँ जाएगी और जो है इसको अपने वोल्टेज को उत्पन्न करती चली जाएगी। तो पहली चीज़ ओपन सर्किट में थी कि जो वोल्टेज ओपन सर्किट में जो उत्पन्न हुई अपनी EMF जो है प्रेरित हुआ ओपन सर्किट में, तो ओपन सर्किट में प्रेरित EMF कितना रहता है? हमेशा E0। E0 का नाम मैंने ले लिया। ओपन खुला परिपथ जब था, जब लोड कनेक्ट नहीं था, तब जो EMF जनरेट हुआ पहली। दूसरी, फिर इसके कारण क्या आई? फील्ड करंट आई। तो मैं एंड ISH जो है, ISH तो रहेगी ना, ये बंद होगी, IL बंद होगी, IA सारी की सारी कहाँ जा रही है? ISH में। तो सबसे पहले अगर अपने को कोई कहे कि ओपन सर्किट जो अपने को खुला परिपथ अभिलाक्षणिक वक्र बनाना हो, तो वो किस किस में बनेगा? जो EMF जनरेट हुआ नो लोड पे, और जो है मेरी फील्ड की जो है करंट है, या मैं ISH भी लिख सकता हूँ, उसको शंट है तो ISH लिख सकता हूँ, IF लिखा फील्ड करंट, क्षेत्र धारा। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये ओपन सर्किट की जो है कैरेक्टरिस्टिक कहलाएगी। तो अगर ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक बनाएंगे तो अपने X और Y एक्सेस जो बनाते हैं, तो एक पे अपने E0 रखेंगे और एक पे अपने IF रखेंगे, फिर अपने जो है अपनी जो कैरेक्टरिस्टिक को जो है बनाएंगे, इसमें अभिलाक्षणिक वक्र को बनाएंगे। तो पहली चीज़ क्लियर हुई, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट में लोड कनेक्ट नहीं होगा। लोड कनेक्ट नहीं होगा तो सारी की सारी आर्मेचर धारा कहाँ जाएगी? अपनी इसमें फील्ड में। अब तो करंट सिर्फ कौन सी रही? ISH ही रही। तो अब इंटरनल ओपन सर्किट जो है, तो ओपन सर्किट में जो ग्राफ बनेगा वो किस में बनेगा? मेरा जो E0 और ISH या IF के अंदर। ठीक है, फिर बात करते हैं, क्योंकि जब तक लोड नहीं होगा तो आर्मेचर करंट ज़्यादा नहीं हो पाएगी, क्योंकि आर्मेचर करंट के लिए लोड की अपने को जरूरत पड़ेगी, आर्मेचर रिएक्शन भी उसी से ही बनेगी अपनी। दूसरी बात करें, इंटरनल सर्किट जो है, आंतरिक जो है परिपथ है, वो कैरेक्टरिस्टिक कैसे बने? आंतरिक परिपथ का मतलब ये हो गया कि अब मैंने यहाँ लोड जो है वो कनेक्ट कर दिया। अब मैंने यहाँ लोड कनेक्ट कर दिया। जब मैं लोड कनेक्ट करूँगा तो अब कुछ ना कुछ करंट यहाँ भी जाएगी। जब भी लोड बढ़ेगा तो क्या होगा? अपन ने पिछले वीडियो में देखा आर्मेचर रिएक्शन, कि आर्मेचर रिएक्शन क्या होती है? मेन फील्ड फ्लक्स पर, मुख्य क्षेत्र फ्लक्स पर आर्मेचर फ्लक्स का जो प्रभाव पड़ता है उसको अपने क्या बोल देते हैं? आर्मेचर रिएक्शन। मुख्यतः वो प्रभाव क्या पड़ता है?
डीमैग्नेटाइजेशन का, वी चुंबकन का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। क्रॉस मैग्नेटाइजेशन भी होता है, लेकिन ज़्यादा फर्क किसका पड़ता है? वी चुंबकन का, डीमैग्नेटाइजेशन का। तो वो क्या करता है डीमैग्नेटाइजेशन, इस फ्लक्स को क्या है, मुख्य फ्लक्स है उसको क्या करने की कोशिश करता है? कम करने की कोशिश करेगा। तो जब मुख्य फ्लक्स को कम करेगा तो पहले वोल्टेज कितनी, ईएमएफ कितना जो है प्रेरित हुआ, E0। अब क्या होगा, फ्लक्स क्या है, ये आर्मेचर रिएक्शन होने के कारण, पहली बात आर्मेचर रिएक्शन के बारे में 2 बातें अपने पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब तक लोड कनेक्ट नहीं होगा आर्मेचर रिएक्शन 0 होगी। जब तक लोड कनेक्ट नहीं होगा आर्मेचर रिएक्शन 0 होगी। इसलिए जब मैंने E0 और IF में ग्राफ बनाया वहाँ आर्मेचर रिएक्शन की बात नहीं करी। उसके बाद क्या हुआ, लोड कनेक्ट होते ही क्या होगा, मुख्य फ्लक्स पर आर्मेचर फ्लक्स का प्रभाव पड़ेगा। वो कैसा होगा, वी चुंबकन, ये इस फ्लक्स को कम करने की कोशिश करेगा। तो फ्लक्स कम होंगे तो E भी क्या होगा, कम होगा। किससे, इस E0 से E कम होगा। तो अब मेरे को एक्चुअल में जनरेटेड EMF कौन सा मिला, इस आर्मेचर रिएक्शन के बाद में। तो यहाँ मैंने लिख दिया EG। EG क्या है, जो उत्पन्न विद्युत वाहक बल है। अब ये तो था जब लोड नहीं था, तो मेरे को E0 लिख दिया। अब EG हो गया लोड कनेक्ट होने के बाद में। जैसे ही लोड कनेक्ट होगा आर्मेचर रिएक्शन आएगी। आर्मेचर रिएक्शन क्या करेगी, मुख्य फ्लक्स को कम करेगी। मुख्य फ्लक्स को कम होने से क्या, E0 से EG क्या होगा, कम होगा। तो सबसे ज़्यादा कौन होगा, E0। E0 से कम क्या होगा, EG। कारण क्योंकि इससे यहाँ क्या हो गया, आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव पड़ गया। इस आर्मेचर रिएक्शन ने जो है E0 से EG को क्या कर दिया, कम कर दिया। उसके बाद अपने बात करें एक्सटर्नल सर्किट की कैरेक्टरिस्टिक की। बाह्य परिपथ जो है अपना कैरेक्टरिस्टिक अभिलाक्षणिक वक्र है। बाह्य परिपथ में क्या मिलता है मेरे को, यहाँ क्या मिलती है, V। आउटपुट में क्या मिलता है मेरे को, टर्मिनल वोल्टेज V, और IL यहाँ है ही। तो अब अपने देखें कि जो मैं आउटपुट जब मैं लूँगा निर्गत मेरे को मिलेगी, वो क्या मिलेगी, V और IL, लोड धारा और टर्मिनल वोल्टेज। ये टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर EG माइनस IARA। तो ये IARA क्या है, इस EG में से कम हुआ। IARA इस EG में से और कम हो गया। पहले E0 था, E0 में से जो है अपना आर्मेचर रिएक्शन जो के कारण मुख्य फ्लक्स कम हुए, तो अपना क्या बन गया यहाँ पे EG। और EG में से अब क्या हुआ, जो आर्मेचर रेजिस्टेंस के कारण जो ड्रॉप था वो भी क्या हुआ, कम हुआ। तो उसके कारण क्या बन गया यहाँ पे, टर्मिनल वोल्टेज V। तो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, बाह्य परिपथ जो है अभिलाक्षणिक वक्र है, वो किसके बीच में बनेगा, टर्मिनल वोल्टेज और अपने आर्मेचर की लोड करंट के बीच में। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी कि ओपन सर्किट किस किस के बीच में बनेगी, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक ICC किस किस के बीच में बनेगी। और क्यों ICC की बात करी, यहाँ EG और यहाँ आर्मेचर करंट। क्यों ये इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक है, कारण कि इसमें आर्मेचर रिएक्शन का ड्रॉप हो गया। फिर यहाँ से यहाँ क्या हुआ, आर्मेचर प्रतिरोध का ड्रॉप हो गया, आर्मेचर प्रतिरोध का ड्रॉप हो गया। तो यहाँ मेरे को क्या मिल गया, ये चीज़ मिल गई। ठीक है, अब इन तीनों का अपने डायग्राम बना लेंगे। तो इतनी चीज़ समझ आई होगी कि कैसे जनरेटर ने काम किया। ये तीन जो अभिलाक्षणिक वक्र है किस किस के बीच में बनेंगे, कि एक्स एक्सिस पे कौन सा आएगा और वाई एक्सिस पे कौन सा आएगा। एक्स एक्सिस पे हमेशा अपने वोल्टेज को लेंगे, वाई एक्सिस पे अपने एक्स एक्सिस पे हमेशा अपने करंट को लेंगे, चाहे वो फील्ड करंट है, चाहे वो आर्मेचर करंट है, चाहे वो लोड करंट है। और वाई एक्सिस जो है उस पर अपने वोल्टेज को लेंगे, चाहे वो नो लोड वोल्टेज है, चाहे जनरेटेड वोल्टेज है, चाहे अपनी टर्मिनल वोल्टेज है। तो आइए अब इसमें क्या है, इसको जो है अपने ड्रॉ करते हैं इन कैरेक्टरिस्टिक को डायग्राम के रूप में। पहली ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक, OCC जिसे अपने कहते हैं। तो बनेगी किस किस में, E0 और IF में। अपने दोनों को अलग अलग जगह मैंने बताया था कि एक्स एक्सिस हमेशा क्या लेंगे, करंट, और वाई एक्सिस हमेशा क्या लेंगे, वोल्टेज या EMF जो है। तो मैंने देखा ये O माना मैंने,
तो जब अपने देखते हैं कि जब फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी, अपन ने जब जनरेटर की बात करी, यहाँ लोड था अपना, तो क्या होगा कि जैसे जैसे ये आर्मेचर करंट थी, ये ISH थी ना, तो जैसे जैसे फील्ड की जो धारा है, क्षेत्र धारा बढ़ेगी, वैसे वैसे क्या होगा, फ्लक्स, जैसे जैसे क्षेत्र धारा बढ़ेगी वैसे वैसे क्षेत्र फ्लक्स क्या होंगे के मान में वृद्धि होगी। जैसे जैसे क्षेत्र फ्लक्स के मान में वृद्धि होगी तो ये प्राइम मूवर के थ्रू अपने क्या है, ज़्यादा फ्लक्स को क्या है, काट पाएंगे। जब ज़्यादा फ्लक्स कटेंगे तो EMF भी क्या होगा, ज़्यादा प्रेरित होगा। दोबारा से देखें कि जब ISH की IF या ISH की वैल्यू, क्षेत्र धारा की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होगा, फील्ड फ्लक्स बढ़ेगा, क्षेत्र फ्लक्स जो है वो बढ़ेगा। तो ज़्यादा फ्लक्स बढ़ेगा तो ज़्यादा फ्लक्स कटेंगे, ज़्यादा फ्लक्स कटेंगे तो फैराडे के जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नियम है, विद्युत प्रेरण सिद्धांत है, उस हिसाब से ज़्यादा आर्मेचर करंट क्या है, जो या ज़्यादा E नोट बात कर रहे हो नो लोड पे, तो ज़्यादा EMF क्या होगा, प्रेरित होगा। तो मैं देखूं कि यहाँ 0 से होगा कि नहीं होगा। मैं कहीं यहाँ से स्टार्ट करूँगा और पहले जैसे जैसे IF की वैल्यू या ISH की वैल्यू बढ़ेगी तो वैसे वैसे क्या होगा, EMF क्या होगा, ज़्यादा जनरेट होगा, ज़्यादा प्रेरित होगा। और एक कंडीशन के बाद में ये बढ़ना बंद होके सीधा एक अपने क्या कहते हैं, लीनियर लाइन के रूप में अपने को मिल जाएगा। दोबारा देखते हैं, मैं कह रहा हूँ ISH या इसको मैंने यहाँ बोल दिया IF। फील्ड धारा बढ़ेगी तो फ्लक्स बढ़ेंगे, क्षेत्र फ्लक्स, ज़्यादा फ्लक्स बढ़ेंगे तो ज़्यादा कटेंगे, ज़्यादा कटेंगे तो EMF ज़्यादा जनरेट होगा। तो EMF ज़्यादा बनेगा कब, जब IF अपनी बढ़ती जाएगी, फील्ड धारा बढ़ेगी जब। तो जब बढ़ेगा तो यहाँ मैंने देखा इस टाइप से ये बढ़ना स्टार्ट होगा और एक कंडीशन के बाद ये बढ़ना बंद हो जाएगा। क्यों होता है, यहाँ से क्यों स्टार्ट हुआ ये देखते हैं। ये क्या है, अवशिष्ट चुंबकत्व। ये क्या है, अवशिष्ट चुंबकत्व, रेजिजुअल मैग्नेटिज्म जिसे कहते हैं अपने। क्या होता है ये कि मैंने आपको जब वोल्टेज बिल्डअप बताया था कि कैसे वोल्टेज जो है बनती है किसमें, अपने जनरेटर में, तो मैंने कहा कि जब भी सेल्फ एक्साइटेड स्व उत्तेजित जनरेटर होगा उसकी फील्ड को 10 से 15 मिनट अपने क्या है, DC सोर्स से अपने जोड़ के रखेंगे, फील्ड फ्लैशिंग उसको अपने बोलते हैं, ताकि इसमें कुछ चुंबकत्व रह जाए फील्ड को, उसको एक्साइटेशन को हटाने के बाद में। तो पहला जो फ्लक्स है वो इसी जो है अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण पैदा होगा, पिछले वीडियो अपन ने देखा। तो ये बात ये थी यहाँ कि अपने फील्ड फ्लैशिंग करते हैं, इस जो है फील्ड वाइंडिंग को हटा के 10 से 15 मिनट DC सोर्स से कनेक्ट करते हैं, और इसमें जो है कुछ चुंबकत्व के गुण DC सोर्स हटाने के बाद भी रहते हैं। तो पहले जो स्टार्टिंग में प्राइम मूवर उन्हीं अवशिष्ट चुंबकत्व को जो फ्लक्स है उनको काटता है और EMF जो है जनरेट होता है, बाद में जो EMF जो है बिल्डअप होने लग जाता है। तो ये वाला जो है हिस्सा वो किसका है, अवशिष्ट चुंबकत्व का। तो जो वोल्टेज है वो यहाँ से 0 से स्टार्ट नहीं होगी, कारण कि वोल्टेज जो है कुछ ना कुछ फ्लक्स पहले से होगा अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण, उनको काट के जो पहले E0 वो डेवलप होगी। तो E0 0 से स्टार्ट नहीं करके मैंने कुछ दूरी से स्टार्ट करी, और ये दूरी किसके कारण थी, अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण। उसके बाद ये स्ट्रेट लाइन टाइप में है, यहाँ से यहाँ तक का स्ट्रेट लाइन में है, सीधी रेखा है। तो इसका मतलब ये हुआ IF के बढ़ने के साथ साथ मेरा जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल भी जो है बढ़ रहा है। इस सरल रेखा का, इस सीधी रेखा का, इस स्ट्रेट लाइन का मतलब यही है कि फील्ड की धारा बढ़ने के साथ, क्षेत्र धारा बढ़ने के साथ साथ मेरा EMF जो जनरेट हो रहा है वो भी बढ़ रहा है। वो मैंने यहाँ आपको समझाया कि ज़्यादा करंट आएगी, ज़्यादा फ्लक्स बनेंगे, ज़्यादा फ्लक्स आएंगे तो ज़्यादा कटेंगे, ज़्यादा कटेंगे तो ज़्यादा EMF जनरेट होगा। तो ये था, ये एरिया जो है वो क्या हुआ कि IF के साथ E0 जो है वो बढ़ रहा है। फिर क्या होगा, जो मैग्नेटिक कोर है मेरी, जो मेरी जो चुंबकीय क्रोड है मेरी, उसमें क्या होगा, सैचुरेशन आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, संतृप्त अवस्था में आ जाएगी। संतृप्त अवस्था में क्या होगा, फील्ड की वैल्यू बढ़ाए रखो लेकिन EMF उतना ही जनरेट होगा, EMF उतना ही प्रेरित होगा। तो ये वो संतृप्त स्थिति हुई जहां IF की वैल्यू बढ़ाने पर भी E0 की वैल्यू नहीं बढ़ती। ये कहाँ था, संतृप्त जो क्षेत्र है उसमें। और ये क्षेत्र था
इसमें क्या है, सरल रेखा में है, इसका मतलब कि IF की वैल्यू के बढ़ने के साथ साथ E0 भी मेरा बढ़ रहा है, और ये वाला एरिया है वो मेरा अवशिष्ट चुंबकत्व का है। तो मैं अगर इसको यहाँ से तक खींचूँ तो ये क्या मिला मेरे को, E0 मिला। नो लोड पे वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज कितनी मिली, ये मिली। अब अगर मैं ग्राफ बनाऊँ यहाँ, अगर ये नी पॉइंट अगर मैं मानूँ, यहाँ से यहाँ तक का नी पॉइंट मानूँ मैं, तो मैं देखूँ यहाँ की जो वोल्टेज है और यहाँ की जो वोल्टेज है, ये करंट मैंने A माना, इस नी वोल्टेज से मैंने इस पॉइंट को A माना। अगर मैं मान के चलूँ इस नी जहाँ ये सीधी थी, सीधी से यहाँ क्या है, ये घूमना चालू हुई, तो ये घुटने की तरह बैंड है ना, घुटने की तरह बैंड है, घुटने की तरह मुड़ी हुई है, इसको क्या बोलते हैं अपने, नी पॉइंट बोलते हैं। नी माने घुटना। तो अगर इसको मैं यहाँ मिलाऊँ y एक्सिस पे और यहाँ मिलाऊँ x एक्सिस पे, तो मैं ये देखता हूँ कि OA, ये A है तो इसको B कर दिया मैंने, तो मैं देखूँ OA बटे OB, OA यहाँ क्या है, वोल्टेज, OB यहाँ क्या है, करंट। तो E0 अपॉन में IF, इसको मैं बोल देता हूँ RC, क्रांतिक प्रतिरोध। ये क्या चीज है, मेरा RC क्रिटिकल रेजिस्टेंस या क्रांतिक प्रतिरोध। इसका मतलब ये है कि जो मेरा रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो इससे कम रहनी चाहिए। अगर मेरे को इस जनरेटर में, सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर में वोल्टता डेवलप करनी है, बिल्डअप करनी है, जनरेट करनी है, तो मेरे इस सिस्टम की, इस सर्किट की, इस परिपथ की सबसे पहली कंडीशन ये होगी कि जो क्रिटिकल रेजिस्टेंस है, वो क्रिटिकल रेजिस्टेंस जो है इससे जो है, जो रेजिस्टेंस है वो क्रिटिकल रेजिस्टेंस से कम होना चाहिए। जो सिस्टम का रेजिस्टेंस है वो इस क्रिटिकल रेजिस्टेंस से कम होना चाहिए। ये बात अपने एक अलग से टॉपिक इसमें अपन ने पढ़ा था, इसी अपने यूट्यूब चैनल पे, वोल्टेज बिल्डअप ऑफ डीसी जनरेटर, उसमें अपन ने क्रांतिक प्रतिरोध की बात करी है। तो ये क्रांतिक प्रतिरोध यही है, इससे कम होगा तभी वोल्टेज जो है वो बिल्डअप होगी। इससे ज़्यादा अगर सर्किट का प्रतिरोध हो गया तो वहाँ बिल्डअप वोल्टेज जो है नहीं होगी, और स्पीड जो है वो क्रिटिकल स्पीड से ज़्यादा होनी चाहिए। क्रांतिक गति से गति जो है अपनी वो ज़्यादा होनी चाहिए, और क्रांतिक प्रतिरोध से अपना प्रतिरोध क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो ये थी अपनी जो है कौन सी, जो OCC कैरेक्टरिस्टिक। समझ आई होगी। आगे देखते हैं अपने। अब इसी डायग्राम को मैंने आगे बढ़ाया, यहां मैंने लिख दिया E0 ओब्लिक EG ओब्लिक V, मतलब नो लोड OCC का, EG ICC का आंतरिक जो कैरेक्टरिस्टिक थी, और V किसका हो गया, बाह्य कैरेक्टरिस्टिक का। तीनों यहां लिख दिए। तो यहां मैंने लिख दिया IF ओब्लिक IA ओब्लिक IL। तो E0 IF में ओपन सर्किट, EG IA में जो आंतरिक, और V और IL में बाह्य जो है कैरेक्टरिस्टिक। तो E0 IF में कैसा था मैंने मानूं, तो ये वाली लाइन E0 की मेरी ये रही, E0 की लाइन यहाँ है मेरी, ये वाली लाइन जो मैं देख रहा हूँ, ये डॉटेड लाइन से मिलाई हुई है, जो यहाँ संतृप्त स्थिति से यहाँ आके मेरे को मिल रही है। तो ये क्या हुई मेरी जो है E0। अब क्या होगा, मैंने कहा E0 कब है, ओपन सर्किट में। ओपन सर्किट का मतलब क्या है, यहाँ लोड कनेक्टेड नहीं है, यहाँ जो है बाहर लगा हुआ नहीं है। तो जब बाहर नहीं लगा होता तो उस कंडीशन में क्या है, उस स्थिति में क्या है, आर्मेचर रिएक्शन नहीं होती। अब मैं अगर EG और IA में बनाऊं, EG क्या है, वोल्टेज जनरेटेड कब, जब आर्मेचर रिएक्शन अपना इफेक्ट कर दे। आर्मेचर रिएक्शन क्या करेगा कि मुख्य फ्लक्स में, आर्मेचर फ्लक्स के कारण जो डीमैग्नेटाइजेशन के कारण जो फ्लक्स में कमी होती है, उसके कारण क्या है, इस E0 से जो उत्पन्न EG है जो अपने ICC में, वो क्या है, इससे क्या रहती है, कम रहती है। तो मैं इससे कम दिखानी है तो मैं कैसे दिखाऊंगा, यूं, ये होगी मेरी EG। ये इससे इतना कम किसके कारण हुआ, आर्मेचर रिएक्शन के कारण। आप लिख सकते हैं इसको आर्मेचर रिएक्शन के कारण। ठीक है जी, मतलब ये हुआ E0 था मेरा नो लोड पे, जब कोई भी बाहर कनेक्टेड नहीं था। बाहर जैसे ही कनेक्ट करूंगा तो आर्मेचर रिएक्शन होगी, क्योंकि नो लोड पे आर्मेचर रिएक्शन 0,
लोड कनेक्ट करते ही आर्मेचर रिएक्शन अपना प्रभाव दिखाने लगती है। उसका प्रभाव क्या है कि वो मेन फील्ड फ्लक्स को या तो विचुंबकित करेगी या क्रॉस मैग्नेटाइजेशन करेगी। तो विचुंबकन ज़्यादा होता है प्रभाव, तो उसके कारण क्या है, मेन जो E0 से वोल्टेज थी, प्रेरित EMF था, उससे मेरे को कम EMF जो है प्राप्त होता है। उसको मैंने क्या लिखा, EG। और EG और IA में जो है वो क्या होगा, क्योंकि आर्मेचर रिएक्शन, आर्मेचर करंट फ्लो होगी उसके कारण, मतलब आर्मेचर रिएक्शन कब होगी, जब पहले आर्मेचर करंट फ्लो होगी, फिर आर्मेचर करंट जो है उस रोटर में जब आर्मेचर वाइंडिंग में फ्लो होगी तो वो अपना फ्लक्स जनरेट करेगा। वही फ्लक्स जो है मेन फील्ड फ्लक्स को जो है वो जो है डिस्टॉर्ट करेगा या उसको क्या है विचुंबकन करेगा। तो ये EG और IA की कैरेक्टरिस्टिक होगी ICC। तो इसको मैंने लिखा OCC, इसको मैंने लिखा ICC, आंतरिक परिपथ अभिलाक्षणिक वक्र। तीसरा किस में था, टर्मिनल वोल्टेज में और लोड करंट में। तो अब क्या होगा, अपने जब इक्वेशन लेके चलते हैं, EG बराबर क्या होता है, V बराबर क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज किसके बराबर होती है, EG माइनस IA RA। BCD भी होता है, बहुत कम होता है, उसको छोड़े अगर तो भी, तो वोल्टेज जो है वो EG माइनस IA RA के कारण होता है। और अपन ने पीछे वीडियो में देखा, यहाँ ब्रूस के कारण जो ड्रॉप होता है वो भी यहाँ लिखा होता है। तो अब V कब मिलेगा मेरे को, वो EG से भी कम होगा। E0 सबसे ज्यादा, उससे कम क्या EG, क्यों, आर्मेचर रिएक्शन के कारण वो कम हो गया। अब क्या हुआ, आर्मेचर रेजिस्टेंस ड्रॉप भी हो गया यहाँ पे, आर्मेचर रेजिस्टेंस के कारण वोल्टेज ड्रॉप भी यहाँ हो गया। तो यहाँ और ब्रूस कॉन्टैक्ट ड्रॉप के कारण भी हो गया। तो मैंने यहाँ लिखा ये इससे भी कम मिलेगी मेरे को, ये होगी मेरी V। किसके कारण कम मिली मेरे को, ये मिली मेरे को कम, एक तो आर्मेचर के रेजिस्टेंस के कारण और ब्रूस कॉन्टैक्ट ड्रॉप के कारण। ठीक है, ये तीन कैरेक्टरिस्टिक आपको मिल गई। सबसे ज्यादा E0, उसके बाद आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट प्रभाव आया तो E0 कम होकर EG पे आ गया, फिर आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस ड्रॉप हुआ प्लस ब्रूस कॉन्टैक्ट ड्रॉप हुआ तो वो क्या हो गया, V हो गया। तो अगर ये अपने देखें तो ये 5 से 8% जो नो लोड से ऑन लोड तक या फुल लोड तक जो वोल्टेज में जो डिफरेंस आता है वो 5 से 8% तक का ही आता है। तो अपने ये कह सकते हैं कि ये बहुत कम है। शंट जनरेटर इसलिए जो है वो ज़्यादा यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि नो लोड से ऑन लोड का जो है वेरिएशन इसमें तो ऐसे ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन ये 5 से 8% ही है। शंट जनरेटर का ज़्यादा यूज होने का कारण यही है कि जो ये है नो लोड से जो है ऑन लोड तक इसका वोल्टेज वेरिएशन कम होता है। सेम कैरेक्टरिस्टिक जो है वो कंपाउंड जनरेटर की भी है, तो इसलिए जो है कंपाउंड जनरेटर भी है जो कम्युलेटिव है उसमें वो भी बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। तो ये आपको पता चला ये किस कारण हुई। अब इसके बाद भी अगर मैं लोड बढ़ाता रहूं, इसके बाद भी अगर लोड करंट की बात बढ़ाता रहूं तो कुछ देर तक तो लोड अपनी जो है वोल्टेज आगे जाएगी, करंट लोड करंट बढ़ाता रहूं तो कुछ देर तक तो लोड करंट अपनी बढ़ती जाएगी, लेकिन उसके बाद एक ब्रेकडाउन की स्थिति ऐसी आएगी कि अपनी जो वोल्टेज वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ये डॉटेड लाइन से आप दिखा सकते हैं, ये क्या हुई मेरी यहाँ ब्रेकडाउन। अब क्वेश्चन क्या पूछते हैं इसमें, क्वेश्चन ये पूछेगा कि ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक, खुला परिपथ अभिलाक्षणी वक्र किस किस के बीच में जो है ड्रॉ किया जाता है। तो मेरे को पता है खुला परिपथ है, इसका मतलब क्या है, लोड नहीं लगा हुआ। लोड नहीं लगा हुआ इसका मतलब आर्मेचर, जब तक लोड नहीं लगा हुआ आर्मेचर रिएक्शन नहीं होगी, तो इसके कारण मेरा जो है वोल्टेज जो है वो सबसे ज़्यादा मिलेगा। आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव ही नहीं होगा तो मेरे को वोल्टेज सबसे ज़्यादा मिलेगा। और वो वोल्टेज कितना लिखा मैंने, E0। और IF क्या है यहाँ पे, फील्ड करंट। तो मैंने डायग्राम में देखा फील्ड करंट बढ़ेगी तो फाई बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेंगे, फ्लक्स बढ़ेंगे तो ज़्यादा फ्लक्स प्राइम मूवर द्वारा काटे जाएंगे, और प्राइम मूवर ज़्यादा फ्लक्स काटेगा तो ज़्यादा EMF जनरेट होगा। तो ओपन सर्किट का जो है EMF सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद जब अपने लोड कनेक्ट करते हैं तो आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव के कारण जो है E0 किस में बदल गया, EG में। क्यों? आर्मेचर रिएक्शन का ड्रॉप हो गया जो। तो अब EG और IA, क्योंकि आर्मेचर जब लोड लगेगा तो क्या होगा, आर्मेचर करंट भी जो है फ्लो ज़्यादा होने लगेगी। आर्मेचर करंट जब फ्लो होगी तो उसके कारण आर्मेचर जो है क्या करेगा, जो अपने आर्मेचर रिएक्शन का, क्योंकि आर्मेचर रिएक्शन कब होगी,
जब आर्मेचर वाइंडिंग में फ्लक्स क्रिएट होंगे, और वो आर्मेचर वाइंडिंग के फ्लक्स किसके कारण बनेंगे, वो इस आर्मेचर करंट के कारण ही बनेंगे। तो इसलिए ईजी और आईए में जो अपने ग्राफ बनाया उसको मैंने बोल दिया आंतरिक जो परिपथ अभिलाक्षणिक वक्र ICC। फिर जब मैं सर्किट देखा मैंने तो V बराबर क्या है, EG माइनस IAR है, और ब्रूस का भी ड्रॉप इसमें हो जाता है। तो मैंने देखा कि टर्मिनल वोल्टेज मेरे को EG से भी कम मिलेगी, किसके कारण, आर्मेचर रेजिस्टेंस के कारण और ब्रूस कॉन्टैक्ट ड्रॉप के कारण। तो ये उससे भी कम हुई। तो अब मैंने देखा तो ये किसमें बना, V और IL में। अब इस पॉइंट के बाद भी अगर मैं IL को बढ़ाऊं तो कुछ देर तो अपना जो है IL बढ़ा, लेकिन उसके बाद ब्रेकडाउन की स्थिति आ जाएगी और वोल्टेज क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसलिए कहते हैं कि डीसी जनरेटर को जो अपने हैं, डीसी जनरेटर को जो है अपने शंट जनरेटर को 125% रेटेड लोड पे चला सकते हैं। 125% रेटेड लोड पे चला सकते हैं, और 5 से 8% जो है इसमें जो है जो नो लोड से ऑन लोड तक जो है वोल्टेज में कमी आती है, जो कि नगण्य अपने मान सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि शंट जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक है वो बहुत अच्छी होती है, ज़्यादा ये यूज़ किया जा सकता है। तो आज अपन ने जो पढ़ा, मैंने कोशिश करी ज़्यादा से ज़्यादा अपने हिंदी में पढ़े, पहली बात। दूसरा, अपन ने जो भी सिलेबस करवाया है, जो भी चीज़ें बोली है, ये सब निम्मी पैटर्न के अकॉर्डिंग ही कराई। और आगे भी जब अपने इस जो ITI की इलेक्ट्रिशियन थ्योरी को पढ़ेंगे तो निम्मी पैटर्न के हिसाब से ही चलेंगे, और सिलेबस उतना करेंगे जिससे आप अपना सेमेस्टर एग्जाम भी क्लियर करें, और गवर्नमेंट एग्जाम में भी अगर आपको जब टेक्निकल हेल्पर का एग्जाम होगा या भी UPPCL TGT2 का एग्जाम होगा तो उसमें भी आपको यही जो अपन ने आज पढ़े हैं वही कंसेप्ट आपको वहाँ पूछे जाएंगे। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।